नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा 11 दिसंबर को हो रही है। ऐसे एमपीपीएससी की जो परीक्षा है, एमपीपीएससी की परीक्षा 28 जनवरी को है। आप लोगों की जो हमारे एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट हैं वो ज़रूर ध्यान दें। 28 जनवरी 2024 को आपकी परीक्षा है। अभी 2 महीने का समय है, लगभग 2 महीने का समय है। अगर आप अभी भी पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ जुड़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। कई लोग पूछ रहे थे सर इकाई 9, 10 कब प्रारंभ हो रही है, कब प्रारंभ हो रही है। लगातार लोगों का मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज़रूर जुड़ सकते हैं। इकाई 9 और 10 के लिए आप देखेंगे परसों से यह बैच प्रारंभ हो रहा है, यानी 8 तारीख से 8 दिसंबर से इकाई 9 और 10 आपकी प्रारंभ हो जाएगी। आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है 9, 10 में, आइए एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे हम लोग। जैसे इकाई 9 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य और प्रमुख रचनाकार। जब मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य और प्रमुख रचनाकार की बात करते हैं तो इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के जो भी कवि हैं, चाहे वो कालिदास हों जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, चाहे वो गोरखनाथ के शिष्य हों भ्रातहरि व्याकरणिक, चाहे वो बाणभट्ट हों, चाहे दयानिधि परमहंस के शिष्य भवभूति हों जिनकी तुलना कवि मिल्टन से की जाती है, चाहे केशव भूषण, पद्माकर, सिंगाजी, जगनिक, घाघ, ईसुरी, इन सब की बात हम लोग मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य और प्रमुख रचनाकार में करेंगे। खैर यूजीसी नेट के साथ में कंबाइंड बैच में यूजीसी नेट और यूपीएचएससी के साथ में जब कविता की इकाई कराया था तब मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को करा दी थी जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जो लोग जुड़ेंगे उन्हें इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी का जैसे कैदी और कोकिला पढ़ाया जाएगा, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा, ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, तो इन सबको पढ़ाया जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन को जब आप पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है, तो इस तरीके से शिवमंगल सिंह सुमन को आप पढ़ रहे हैं तो इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए कि इनका हिल्लोल है, जीवन के गान है, प्रलय सृजन है, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें भरी नहीं, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, तो जिसमें से आप देखेंगे पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, ये दोनों जो कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है इसी नाम से कविता संग्रह भी है, इसी नाम से कविता संग्रह भी है। अगर आप देखें तो मिट्टी की बारात जो कविता संग्रह है, मिट्टी की बारात, अब अगर आपसे हम प्रश्न करें कि मिट्टी की बारात काव्य संग्रह जो दिया गया है, इस काव्य संग्रह के बारे में शिवमंगल सिंह सुमन ने क्या कहा है, यह मिट्टी की बारात में कब से कब तक की कविताएं संकलित हैं, ये सारी चीजें लोगों को पढ़ाई गई हैं। 1961 से लेकर 70 तक की कविताएं इसमें संकलित हैं। कहा गया कि यह संग्रह भानुमति का पिटारा है। अगर हम शिवमंगल सिंह सुमन की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बारात की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी की बारात की भूमिका में क्या क्या कहा गया है, तो इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान रखना। कहा गया कि अब साहित्य कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं लिखा जा सकता। इतना ही नहीं, यह जो शोक गीत है मिट्टी की बारात एक शोक गीत है। मिट्टी की बारात क्या है, तो एक शोक गीत है। निराला की रचना सरोज स्मृति के तरीके से कहा गया है कि निराला की रचना सरोज स्मृति के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। अब जब शोक गीत की बात आती है तो आप कहेंगे सर शोक गीत है, शोक गीत में किसका गीत कहा गया है, किसके शोक की बात की गई है। भाई निराला ने तो अपनी पुत्री सरोज के लिए लिखा, सरोज के दुख में लिखा शोक गीत। यहां पर कौन सा शोक गीत है, किसका शोक गीत है,
तो ये मिट्टी की बारात में आप देखेंगे कि कुल 5 खंड हैं और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू के अंतिम अवशेष फूलों को सहेज कर रखते हैं कि जब हम दोनों की मिट्टी जब हमारी भी मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों की मिट्टी एक साथ सिंधु में प्रवाहित होगी, दोनों की मिट्टी एक साथ जाएगी, यानी मिट्टी की बारात। तो मिट्टी का बारात क्या है, आशा भी आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से एक एक तथ्य करके आपको पढ़ाया जाता है। ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल है, सन्नाटा है, गीत फरोश है, श्री कृष्ण सरल का है। भाई जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एक एक तथ्य आपको क्लियर कराया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, कविता में जो मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले केदारनाथ अग्रवाल का जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो मैंने आपको पढ़ाया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब आप जितने भी लोग देख रहे हैं जरा बताइए, फूल नहीं रंग बोलते में कितने खंड हैं? कितने खंड हैं? कुल खंडों की संख्या कितनी है? नहीं पता? ध्यान दीजिए, कुल खंडों की संख्या 7 है। ये सारी चीजें पढ़ाएगी। किस खंड में कितनी कविताएं हैं, या फूल नहीं रंग बोलते में है कुल कितनी कविताएं हैं? तो कुल 236 कविताएं हैं। किस खंड में सबसे अधिक कविता है, किस खंड में सबसे कम कविता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया। इसी में ही फूल नहीं रंग बोलते हैं, आप देखेंगे कविता है मांझी न बजाओ बंसी। इसी में देखेंगे कविता संकलित है मैंने उसको देखा। भाई मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। इसी में केदारनाथ अग्रवाल में आप देखेंगे इनका जो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसी में संकलित जो पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी, है ना। तो ये सब जितनी भी कविताएं हैं ये आप देखेंगे कि पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं। नाव बांधकर कविता, ये भी फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसी में संकलित है कि नाव बांधकर चला गया है जीवन का मल्लाह, और चढ़ी नदी से उमड़ रही है बंधी नाव की आह। तो ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं जो खूब पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़ना है। शरद जोशी के व्यंग हैं, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, ये डायरी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके पढ़ाई जाएंगी। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य। वैसे जब आप पढ़ते हैं रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला जब आप पढ़ते हैं, जो कि डायरी विधा की रचना है, आप में से जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अकेला मेला में जरा बताइए कि कब से कब तक की घटना है संकलित इसके इन डायरी में, कब से कब तक का इन्होंने उदाहरण दिया है, कब से कब तक की इन्होंने बात लिखी है। नहीं पता है तो जरूर ध्यान दें, 1980 से लेकर 1986 कुल इन्होंने 6 वर्षों की अपनी कहानी इसमें लिखा है, इस डायरी में इन्होंने अपनी लिखा है। और इनकी डायरी लेखन की जो शैली है वो किससे मिलती जुलती है, तो मलयज से मिलती जुलती है, मलयज। तो इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं इकाई 10 में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य क्या है? लोक कथाएं क्या होती हैं, लोकगीत क्या होती हैं, लोक गाथाएं क्या होती हैं, लोकनाट्य क्या होता है, कहावतें क्या हैं, प्रकीर्ण क्या है। और इसके साथ साथ जो प्रमुख बात इसमें है वो मालवा का लोक साहित्य आपको पढ़ना है, निमाड़ी का लोक साहित्य पढ़ना है, 4 हैं बुंदेलखंड का लोक साहित्य पढ़ना है, बघेली का आपको लोक साहित्य पढ़ना है। तो ये 4 प्रमुख लोक साहित्य हैं जहां से महत्वपूर्ण है परीक्षा में प्रश्न बनना। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जब आप मालवा का पढ़ेंगे, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड, बघेली, तो उसमें लोक साहित्य में ही हम लोग लोक कथाएं क्या है देख लेंगे, लोकगीत क्या है, लोक गाथाएं क्या है, लोकनाट्य क्या है, कहावतें क्या है, प्रकीर्ण क्या है, ये सब
मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेली में ही देख लिया जाएगा। उसके लिए अलग से यह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब इसकी बात करेंगे तो साथ में देख लेंगे लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। जो हमारी लोक कलाएं हैं, एमपी की जो लोक कलाएं हैं, उन लोक कलाओं के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई, क्योंकि शासकीय संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई और उन संस्थाओं की क्या भूमिका है इसके संरक्षण के लिए। जैसे इन संस्थाओं के द्वारा जो जगह जगह पर उत्सव मनाए जाते हैं, जगह जगह पर जो समारोह होते हैं, तो वो जो समारोह होते हैं, कौन कौन से समारोह होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये शासकीय संस्थाएं कहाँ कहाँ पर समारोह का आयोजन कराती हैं, तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। और फिर जनजातीय साहित्य के संरक्षण, जो जनजातीय साहित्य है, उस जनजातीय साहित्य के लिए शासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। तो इस तरीके से इकाई 9 और 10 करेंगे। और जब 10 हो जाएगा, संभवतः जहाँ तक है 8 दिसंबर को आपका तो शुरू हो रहा है, संभवतः ये खत्म हो जाएगा आपका 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आपका इकाई 9 और 10 खत्म हो जाएगा। फिर 16 दिसंबर से हम लोग बात करना शुरू कर देंगे इकाई 1 में। यहाँ पर आप देखें, जो इकाई 1 आपके पाठ्यक्रम में है, हिंदी उद्भव, विकास और स्वरूप, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, क्षेत्रीय रूप देखा जाएगा। फिर इसके बाद में जो बोलियां हैं, कई लोग कहते हैं सर हमारे मध्य प्रदेश में तो सिलेबस में बोलियां पढ़ना है क्या? बोलियां तो नहीं है, आप खुद देखें सिलेबस, बोलियां भी आपको पढ़ना है। खड़ी बोली का साहित्यिक विकास स्वरूप पढ़ना है, जिसमें सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं का क्या भूमिका, क्या योगदान रहा है खड़ी बोली के विकास में। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए गए जो प्रयास हैं, संस्थाओं की भूमिका क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। अभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि यह टॉपिक बीच में छूट गया था। कई लोगों ने कहा कि सर स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है, पढ़ा दीजिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने आपको कराया, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले 1857 से ही, और 1857 में ही दिल्ली से अजीमुल्ला खान ने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था पयामे आज़ादी। पयामे आज़ादी। और पयामे आज़ादी में उस समय की, यानी 1857 के समय की जो राष्ट्रगीत थी वो छपी रहती थी। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित हुआ, उसकी क्या भूमिका रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कुल कितने प्रोफेसर हुए हैं, तो कुल 4 प्रोफेसरों की हमने बात की। पहले कौन थे, अंतिम कौन थे, किस प्रोफेसर का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा उसमें जो अनुवादक थे, चाहे वो सदा सुखलाल हो, चाहे वो लल्लू लाल हो, चाहे राजा लक्ष्मण सिंह हो, इनसे जुड़े रहे हों, चाहे शिव प्रसाद सितारे, हिंद की बात की जाए, एक एक करके मैंने आपको बताया। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की जो भूमिका है, पत्र पत्रिकाओं की जो भूमिका है, खास तौर से शुरू होती है भारतेंदु युग से, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया। भारतेंदु युग के लगभग जितने कवि हुए हैं आप देखेंगे, उन सब का योगदान रहा है लोगों को जागरूक करने में। भारतेंदु ने तो खुद भारत दुर्दशा में लिखा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, किन किन पत्रिकाओं का योगदान रहा है, कौन सी पत्रिका किसकी है, तो ये सारी चीजें आपको बताया गया। यहां तक कि आप देखेंगे कैदी और कोकिला जो माखनलाल चतुर्वेदी का है, वो भी मैंने उदाहरण स्वरूप दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया है, किस तरीके से वेड़ियों को गहना कहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। तो इस तरीके से पूरा मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में ये सारी चीज़ें बताया है। उदाहरण वही लिए जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, वहाँ से उदाहरण लिए जाते हैं, तो आपको दोहरा लाभ होता है। तो इकाई 1 होगा, ऐसे इकाई 2 होगा। इकाई 1 और 2 दोनों एक साथ हो जाता है,
क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, उसका मानकीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें करा दी जाती हैं। फिर इकाई 3, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का स्थान। देखिए जो ये वाला पॉइंट है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का क्या स्थान रहा है। देखिए ये तो बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से इसको लेकर और आगे बढ़ा जाता है, कोई इतना ज़्यादा विस्तृत इसके बारे में करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कहीं पर किताबों में आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहता है कि यहाँ पर भी आपको चीज़ें अधिक से अधिक समझाई जाए, अधिक से अधिक बताई जाए। तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा यहाँ पर कि हिंदी ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का जो स्थान है वो आदिकाल से लेकर और वर्तमान तक जो स्थितियाँ हैं वो आपको बताएं। इसलिए क्योंकि जो ज्ञान है ये ज्ञान कभी भूगोल के जेल में नहीं रहता है, ज्ञान कभी भी भूगोल के जेल में नहीं रहता, वो तो दूर दूर तक यात्रा करता है। और इस भारतीय ज्ञान परंपरा में रामचंद्र शुक्ल का क्या स्थान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, रामविलास शर्मा का क्या है, इन लोगों ने क्या काम किया है। तो ज्ञान जो भी है ये ज्ञान हमेशा हमारे भारत में आप देखें वैदिक काल से ये चला आ रहा है। ज्ञान की जो परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान है, इसमें जो दर्शन है उन सारे दर्शनों की बात करेंगे। भाई ज्ञान तो निरंतर संवाद का फल है, और जो भारतीय ज्ञान है वो स्थिर नहीं है बल्कि संवाद का फल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैदिक काल से लेकर आप आधुनिक काल में आते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के रूप में आप देखें कि इसमें निरंतरता के साथ परिवर्तन होता है, पुनर्रचना होती रहती है, हमेशा नए नए बदलाव होते हैं। क्योंकि आदिकाल में कैसी परिस्थितियां थी और आधुनिक काल में कैसी परिस्थितियां हैं। आदिकाल की कविता क्या थी और वर्तमान की कविता को आप देखें तो जैसा समाज है वैसा परिवर्तन होता रहता है। साहित्य में, साहित्य समाज का आईना है। हर नए युग में कृतिकारों ने नया नया परिवर्तन किया है, पुनर्रचना की है, कल्पना ने जीवन की नई आकांक्षाएं प्रतिबिंबित की हैं। पुनर्रचना के ही कारण तो आप देखिए रामायण को उठाकर देखिए, वाल्मीकि रामायण अगर देखेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे प्रसंग है जो नहीं मिलेगा। जैसे वाल्मीकि रामायण में सीता की आत्महत्या जो दिखाया गया, भवभूति ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह उत्तर रामचरित में सीता को पृथ्वी से उत्पन्न बताते हैं। दुखी राम अपनी पत्नी वापस पाते हैं। रामचरितमानस में आप देखिए, रामचरितमानस में जो पुराना रामायण है, संस्कृत रामायण है, रामायण के सीता वनवास और शंभुक वध के प्रसंग नहीं है। ऐसे ही तमिल का कम्ब रामायण देखिए, कृतवास रामायण देखिए, ये सब संस्कृत रामायण से भिन्न है। और भी आ जाइए आप आधुनिक युग में आ जाइए तो निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा, यहाँ राम की शक्ति पूजा ये एकदम रामायण से अलग है। तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान परंपरा वही है कि जिसमें निरंतर पुनर्रचना होती है, पुनर्परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें हम लोग आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक इसकी बात करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे कि आदिकाल का यहाँ इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन परंपरा क्या है, प्रमुख इसके आधार क्या है, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उस समय के जो कवि हैं उन कवियों, उनकी रचनाओं की बात करेंगे। ऐसे भक्ति काल में तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 28 जनवरी से पहले पहले जो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी वो हो जाएंगी। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, और जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं बीच में अगर आपके पास समय है तो आप बताइएगा। जो हो चुका है जैसे उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, ये जो विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं आप एडमिशन लीजिए। जब भी आपके पास समय हो या आपको लगे कि हाँ हमको ये पढ़ लेना है, मेरे पास समय है, तो उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, ये विधाएं आपको PDF सहित, वीडियो लेक्चर सहित भेज देंगे, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग इकाई 1 से भाषा से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम और आप दोनों लोग अगर साथ में मिलकर इन चीज़ों को करते हैं,
हम और आप का मतलब ये कि जो हम लेकर साथ में चल रहे हैं, जो यूनिट, वो तो साथ में चल ही रही है। खुद से आप इन विधाओं को पढ़ना चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि 28 जनवरी से पहले पूरा का पूरा सिलेबस आप समाप्त कर लेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे और परीक्षा में आप सफल जरूर होंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे, और वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80 52 58 400 4, ये नंबर लिख लीजिए। इसी पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख दीजिए, MPPSC लिख दीजिए। आपको शुल्क और सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इस समय शुल्क तो आधा है, जैसा प्रारंभ में चल रहा था उसका आधा है। 50% शुल्क केवल इस समय लिया जा रहा है, क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए शुल्क केवल 50% ही लिया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग 8 तारीख से इकाई 9 और 10 प्रारंभ करेंगे।